सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में, जो हाल ही में हुआ था 2025 में। इसके आंसर की बिल्कुल सटीक एंड ऑफिशियल लेकर आया हूँ, जिसका कोड है G305। तो अगर आपने भी ये पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक प्रश्न अपना मैच करेंगे और बाद में मुझे बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। तो जो भी अभी चैनल पर जुड़ा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीयर ट्यूटोरियल लर्निंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण व्यूह रचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हस्तक्षेप चर्बी होता है, स्वतंत्र चर्बी और आश्रित चर्बी और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके राइटर हो जाएंगे I.K. डेविस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचना का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, A.F. ऑसबर्न ने। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था। इसका राइट आंसर बनेगा B.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर व्यूह रचना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा C, सुकरात ने। अगला क्वेश्चन है, I.K. डेविस के अनुसार संप्रेषण नीतियों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन A, 6। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिप्रेरणा को अन्यथा इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लीडिंग यानी अग्रसरण के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, कार्य सूचक क्रियाओं की सूची तैयार की थी। तो ये की थी आपके B.H. ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो ये हुआ था B, यूरोप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा AICTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा ओविड डैक्रोली। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। तो निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा होती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक क्या है। तो अंधे बालक भी विशिष्ट बालकों में आते हैं, प्रतिभाशाली भी, सृजनशील भी। तो यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किन बच्चों हेतु बंधनी, बैसाखियों, ट्राईसाइकिल एवं पहिया कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, वे बालक जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में औसत बालकों से काफ़ी हद तक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है, मनोवैज्ञानिकों या फिर डॉक्टर या विशिष्ट शिक्षा अध्यापक। तो ये सभी जो हैं इसमें राइट आंसर बनेगा, इन सभी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना को विशिष्ट शिक्षा में नवाचार माना जाता है। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच स्ट्रेटजी को सबसे विशिष्ट नवाचार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रवण बाधित बालकों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने सबसे पहले शिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का सुझाव दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी एजुकेशन 1952 से 53, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सरकारी विशेष स्कूल द इमर्सन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड 1906 स्थापित किया गया। तो ये किया गया था मुंबई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विकलांग बालकों के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस कौन दे रहा है। तो ये दे रहा है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी RCI। आगे देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड PIED शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1987। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा हेतु सुझाया गया कि शिक्षक छात्र अनुपात है। तो एक शिक्षक पर 8 छात्र आने चाहिए, यानी 1:8 का रेशियो यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे सवाल देखेंगे, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन
फॉर डिसेबल्ड PIED किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा NCERT और यूनिसेफ द्वारा। अगला प्रश्न है मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? तो मेंटली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनका मुख्य संस्थान है हैदराबाद में। अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड द्वारा विकसित लिपि क्या है? तो सुमेधा ब्रेल इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है बाधितों हेतु सहायक उपकरण का निर्माण कहाँ होता है? तो कानपुर इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो विकलांगता के बाद बाधिता या असमर्थता नहीं, सबसे पहले इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबल्ड बन जाता है और डिसेबिलिटी ही हैंडीकैप्ड का रूप ले लेती है। सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है विशिष्ट शिक्षा की डिजाइनिंग में शामिल हैं? तो कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण भी शामिल है यहाँ पर, शिक्षण प्रक्रियाएं और टीचिंग कंटेंट यानी शिक्षण विषय वस्तु, तो यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे द वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन संबंधित है? तो ये राइट आंसर बनेगा सी मानसिक मंदित बच्चों से। अगला सवाल है किस वर्ष सलामांका सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए 1995। अगला सवाल है आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं इटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुद्रित पाठ्य सामग्री का श्रवण अंग्रेजी में अनुवाद करता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्टाकोन। अगला सवाल है किस वर्ष भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय बनी? तो 1995 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है PWD एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1995 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है दृष्टिबाधित बालकों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का जो संस्थान है वह देहरादून, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है सैमुअल ग्रिडवे होवे का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से उन्नत उपकरण जो नेत्रहीन लोगों को चलने में मदद करता है? तो यहाँ पर जो है लेज़र बैंत भी होगी, ऑप्टोकोन भी होगा और माइक्रो कंप्यूटर भी होगा, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे मानसिक बंधित बालकों की पहचान का आधार क्या है? तो इसका आधार जो है शैक्षिक उपलब्धि भी है और बुद्धि उपलब्धि भी है, यानी सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 41 से 55 dB श्रवण दोष किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो मॉडरेट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है? कि वह सीमित बुद्धि होता है, समायोजन का अभाव होता है, धीमी विकास गति होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें 30 से 40 dB प्रसार निहित है? तो माइल्ड कैटेगरी में 30 से 40 dB होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे श्रवण बाधिता संबंधित है? तो श्रवण बाधिता क्या है? स्पीच प्रॉब्लम से या दृष्टि हानि से या गति विकलांगता से या मानसिक बंधता से, तो वाणी संबंधी समस्याएं इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बी टर्मन का। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे ओडोमीटर का उपयोग इसके मापन में किया जाता है? तो ओडोमीटर से क्या मापते हैं? हियरिंग डिसेबिलिटी यानी श्रवण असमर्थता के मापन से। अगला सवाल है दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा देने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर व्याख्यान विधि भी, प्रदर्शन विधि और प्रोजेक्ट विधि तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं, यानी औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको समायोजन करने में दिक्कत होती है। अगला सवाल है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित विधियों में से किसकी सहायता लेनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है जो बच्चे पढ़ने लिखने और अंकगणित में बार बार गलती करते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? तो लर्निंग डिसेबल्ड उन्हें कहा जा सकता है, अधिगम असमर्थ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? तो समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली तो नहीं होंगे, मानसिक मंदित भी नहीं होंगे, पिछड़ा बालक भी नहीं होगा, चोरी करने वाला बालक इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है पठन संबंधी विकार क्यों क्या कहते हैं? यानी जो पढ़ने में जिसको दिक्कत होती है उसे लिखेंगे डिसलेक्सिया। अगला सवाल है गणना संबंधी विकार को क्या कहेंगे? तो डिसकैलकुलिया इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखेंगे
कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए नहीं है? तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने का उपागम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर साइन लैंग्वेज इसका राइट आंसर बनेगा, ये विशेष बालकों के लिए होती है। आगे देखेंगे, एक प्रतिभाशाली बालक की कौन सी शैक्षिक विशेषता नहीं होती? तो यहाँ पर वह धीरे धीरे नहीं सीखता, वह तेजी के साथ सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी, धीरे धीरे सीखना। अगला सवाल है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग इसके समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मकता और इंटेलिजेंस दोनों इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं, या अपना काम धीरे धीरे करते हैं, या बोलने में गलत उच्चारण रखते हैं, या शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से पीछे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जो शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु कौन सी विधि अधिक सफल सिद्ध हुई है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको व्याख्यान विधि से पढ़ाओ, चाहे प्रोजेक्ट विधि से, चाहे प्रदर्शन विधि से, ये सभी कारगर सिद्ध होंगी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे सवाल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आमतौर पर देखा जाता है? तो ये ओनली मेल्स में देखा जाता है, इसका राइट आंसर बनेगा ए। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण तकनीक है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिक्षमता परीक्षण। अगला सवाल है, कक्षा प्रबंधन का प्राचीन आयाम क्या है? तो हर्बर्ट उपागम इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, एक प्रमाणीकृत परीक्षण की विशेषता क्या होती है? कि वह रिलायबिलिटी होता है, उसमें वैधता होती है, वह मानक होता है और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, मानसिक मंदता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर इटार्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, कक्षा प्रबंधन के मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किसने किया? तो BS ब्लूम इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालक की IQ लेवल कितना होता है? तो इनका IQ लेवल होता है 140 से 150 के बीच। अगला सवाल है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? तो लुइस ब्रेल ने ही लुइस ब्रेल लिपि का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कुल स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा 6। अगला सवाल है, मेंटल डिफिशियंसी शब्द का पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मानसिक मंदता की मूल समस्या क्या है? तो यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, मानसिक रूप से मंद बालक की IQ कितनी होती है? तो यहाँ पर देखेंगे 50 से 70 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, आमतौर पर डाउन सिंड्रोम वाले बालकों में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, 47 इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे, पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, ये IQ लेवल 80 से 90 के बीच हो, ये असमायोजित व्यवहार। तो इनमें ये सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, गहन मानसिक मंदित बालक की IQ कितनी होती है? तो बहुत ही जो प्रोफाउंड वाले लेवल के होते हैं 0 से 20 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, मध्यम मानसिक मंदित बालक भी IQ लेवल कितना होता है? तो इनका IQ लेवल होगा 36 से 51। अगला सवाल है, पिछड़े बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वह क्रिएटिव नहीं होता, इसका राइट आंसर बनेगा रचनात्मक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, तनाव। अगला सवाल है, I.K. डेविस के अनुसार एक अध्यापक की कक्षा प्रबंधन के दौरान भूमिका क्या होती है? मित्र की, दार्शनिक की, या मार्गदर्शक की, या प्रबंधन की? तो प्रबंधक की इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक न्यूनता की श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनेगा एवरेज, इसमें जो है लेवल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म के पश्चात होने वाली मानसिक मंदता का कारण है? तो लेड विष प्रयोग इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, मानसिक मंदित बालक की कौन सी शारीरिक विशेषता नहीं है? वह देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, उसमें मंगोलाइड भी हो सकती है, और वह हाइड्रोसेफली भी हो सकती है, लेकिन वह स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा उसका। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? तो इसमें सबसे बेस्ट परीक्षण है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म से पूर्व होने वाली मानसिक मंदता का कारक नहीं है? तो प्रीनेटल जो इसमें कारण बनेगा विकिरण। तो इसका राइट आंसर बनेगा आकस्मिक मस्तिष्क क्षति।
अगला सवाल है मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? तो सर्वप्रथम डोल ने दी थी। अगला सवाल है 88 स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया किसने? तो ये दिया BH ब्लूम ने। अगला सवाल है 6 ओवर रिटार्डेड चाइल्ड का अर्थ क्या है? तो एक ऐसा बालक जो स्कूल में खराब प्रदर्शन करता है लेकिन वह घर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्या कहलाता है? 6 ओवर रिटार्डेड चाइल्ड। अगला सवाल है खोज व्यूहरचना के प्रतिपादक हैं? तो खोज व्यूहरचना के प्रतिपादक हैं JS ब्रूनर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसको श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं? तो सांकेतिक भाषा का भी प्रशिक्षण करते हैं, भाषा का प्रशिक्षण, होठों का भी प्रशिक्षण करते हैं। तो इसका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो डेसिबल पॉइंट के आधार पर हम क्या इनको कैटेगरी में बांटते हैं कि कौन माइल्ड है, कौन एवरेज और कौन प्रोफाउंड है। नेक्स्ट देखेंगे विनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाना किसने विकसित किया? तो एडजर डोल इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है सृजनशीलता के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर बनेगा A टॉरेंस। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? तो दृष्टिबाधिता वातावरण से भी हो सकती है और जन्मजात भी। तो इसका A और B दोनों इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थी हेतु उपचारात्मक प्रविधि क्या है? तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस विशेषता से सृजनात्मकता धनात्मक रूप से जुड़ी हुई नहीं है? तो धीमी गति से सीखना इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है शिक्षण व्यूहरचनाएं होती हैं? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन B 4 प्रकार की। मायोपिया किस प्रकार की दृष्टि बाधिता है? तो मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट सवाल देखेंगे लास्ट सवाल है निम्नलिखित व्यूहरचना में से किसका संबंध व्यक्तिगत विभिन्नताओं से है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवर्ग व्यूहरचना। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही और कितने गलत हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत बता दिया गया तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने बहुत ही सर्चिंग के साथ सर्च करने के बाद ही सब कुछ आपको बताया है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर एक भी सवाल बहुत ही मुश्किल है जो आपको गलत मिले। तो अगर आपको हमें PDF सेंड करनी है तो टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं या फिर सामने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।